नमस्कार विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज को जो हमारा विषय रहेगा बीकॉम सेकेंड ईयर BADM की पुस्तक कंपनी विधि एवं सचिवन पद्धति। उसका एक टॉपिक है कंपनी की विशेषताएं। आज हम कंपनी की विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किसी भी संस्था को कंपनी कहने से पहले हम उसके गुणों पर चर्चा करते हैं। उन गुणों पर जो चर्चा करेंगे उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये संस्था कंपनी है या नहीं। उनकी विशेषताओं पर चर्चा करके विशेषताओं को समझकर हम ये कह सकते हैं कि इसे हम कंपनी कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो एक कंपनी में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, एक संस्था में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए जिससे हम इसको कंपनी कह सकें, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इस टॉपिक को हमने दो भागों में डिवाइड किया है क्योंकि टॉपिक लंबा है, एक में आ नहीं पाएगा, तो दो भागों में डिवाइड किया है। तो ये पहला पार्ट हम इसका बना रहे हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक चालू करते हैं। हमारा मेन सब्जेक्टिव विषय है कंपनी की विशेषताएं। कंपनी की विशेषता का पहला पॉइंट आता है विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति का मतलब क्या? हम इसके दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला भाग विधान द्वारा निर्मित, दूसरा कृत्रिम व्यक्ति। विधान द्वारा निर्मित का मतलब होता है ऐसी कोई भी संस्था जिसका निर्माण किसी भी कानून के अंतर्गत किया जाता हो या किसी भी विधि या विधान के अंतर्गत किया जाता हो, ऐसी संस्थाएं जो होती है वो विधान द्वारा निर्मित कहलाती है। इसका अगला पार्ट आता है कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब क्या? कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है जो प्राकृतिक ना हो, ऐसा व्यक्ति जो प्राकृतिक नहीं है अपितु जिसका निर्माण व्यक्ति या व्यक्ति के समूह ने मिलकर किया हो, ऐसा व्यक्ति जो होगा वो कृत्रिम व्यक्ति कहलाता है। तो इसलिए हम कंपनी को क्या कहते हैं? विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, क्योंकि किसी भी कंपनी का निर्माण बिना व्यक्तियों के नहीं हो सकता। अब व्यक्ति किसी चीज को बनाता है जो हमें प्रकृति से नहीं मिलती हो, तो ऐसे विषय को हम, ऐसी चीज को हम कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। अभी तो यहाँ पर कृत्रिम व्यक्ति है, अर्थात एक कंपनी जो होती है उसके हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, मुंह नहीं होता, परंतु अपने सिग्नेचर अपनी मोहर के द्वारा करती है, अपनी सील के द्वारा किसी भी पेपर पर अपने सिग्नेचर करती है, इसलिए हम उसको व्यक्ति कहते हैं। तो एक कंपनी को हम क्या कहते हैं? कोई भी संस्था इसे कंपनी कहेंगे तो इसमें ये पॉइंट होना चाहिए, पहला कि ये विधान द्वारा निर्मित हो और इसी का दूसरा है कि कृत्रिम व्यक्ति हो। दूसरा आता हमारे पास पृथक अस्तित्व। पृथक का मतलब होता है अलग अलग। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि पृथक अस्तित्व। पृथक अस्तित्व का मतलब कंपनी अपने आप में एक अलग संस्था है और कंपनी के सदस्य अपने आप में एक अलग सदस्य हैं, एक अलग व्यक्तियों का समूह है। कंपनी की संपत्तियों का मालिक जो होगा वो सदस्य नहीं हो सकते और सदस्य की संपत्ति की मालिक कभी भी कंपनी नहीं हो सकती। इसलिए कंपनी और कंपनी के सदस्य दोनों का जो अस्तित्व होगा वो अपने आप में अलग अलग होगा। तीसरा आता है मेरे पास स्थायी अस्तित्व। स्थायी अस्तित्व क्या? स्थायी अस्तित्व का मतलब ये होता है कि ये कंपनी जो होगी हमेशा स्थायी रूप से रहेगी जब तक कि उसका समापन नहीं कर दिया जाता। आप किसी कंपनी का समापन करोगे तभी वो कंपनी जो है खत्म होने वाली है, अन्यथा इससे पहले कभी भी कंपनी खत्म नहीं होती। अगर हम ये मान लें कि किसी भी कंपनी के अंदर 100 सदस्य हैं
और 100 के 100 सदस्य ही किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, कंपनी का एक भी सदस्य जीवित नहीं है, तो भी कंपनी बंद नहीं होगी, वो कंपनी चालू ही रहेगी। क्योंकि कंपनी का अस्तित्व और कंपनी के सदस्यों का अस्तित्व अलग अलग रहता है। कंपनी जो होती है उसका अस्तित्व स्थायी अस्तित्व होता है, इसलिए कंपनी के अगर सारे सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तो सारे सदस्य अपने पद का त्याग कर देते हैं, या जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो अपने पद का त्याग कर देते हैं, तो भी कंपनी जो है वो बंद नहीं होगी। अगला हमारे पास आता है सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा, मैं इसको आपको अंग्रेजी में बता देता हूं। सार्वमुद्रा का मतलब ये होता है सील या मोहर। अब बात आती है कि कंपनी को सील या सार्वमुद्रा की आवश्यकता क्यों? जैसा कि मैंने पहले बताया है कि कंपनी का किसी भी प्रकार से कोई हाथ नहीं होता, तो हाथ नहीं होता तो किसी भी अनुबंध पर सिग्नेचर नहीं कर सकती। तो अगर किसी पे सिग्नेचर नहीं किए तो कानूनी रूप से वैलिड नहीं होता। कानूनी रूप से बिना सिग्नेचर किए हुआ प्रलेख उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अब परंतु हमने ये पढ़ा है कि कंपनी के हाथ पांव नहीं होते, वो एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। तो अब हम ऐसा क्या करें जिससे कंपनी का जो है वो सिग्नेचर हो जाए? तो इस समस्या के समाधान के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि जिस प्रलेख पर कंपनी की सार्वमुद्रा अर्थात कंपनी की सील लगी हुई होती है तो उसे हम क्या मान लेंगे? कंपनी के सिग्नेचर ही मान लेंगे। अर्थात जिस प्रलेख पर कंपनी के सार्वमुद्रा और प्लस उसके डायरेक्टर के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो कानूनी रूप में उसका महत्व बढ़ जाता है, वो कानूनी रूप से सही प्रलेख माना जाता है। पांचवा हमारे पास लाभ के लिए निर्मित संघ। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कंपनी का निर्माण करते हैं जिनका जनहित में कोई विशेष प्रावधान न हो, उनका एक मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। कि कोई व्यक्ति कोई कंपनी को बनाता है तो लाभ के लिए बनाता है, तो लाभ के लिए निर्मित संघ, तो इसका निर्माण जो है लाभ के लिए किया जाता है। अगला पढ़ते हैं हम लोकतांत्रिक प्रबंध। लोकतांत्रिक प्रबंध कैसे? जैसा हमने पहले पढ़ा है कि कंपनी जो होता है उनके हाथ पांव मुंह नहीं होते हैं, तो कंपनी को चलाने के लिए उनके सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को चुनकर कंपनी का कार्यभार उसको दे दिया जाता है ताकि वो कंपनियों को चला सके, ताकि उस कंपनी का वो सही रूप से आगे की तरफ ले जा सके, उसको चला सके। क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए कोई ना कोई उत्तरदायी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ये उत्तरदायी व्यक्ति जो होंगे वो चुने हुए व्यक्ति आएंगे, सदस्यों में से चुने हुए व्यक्ति भी आ सकते हैं और सदस्यों द्वारा बाहर जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व का अर्थ क्या? किसी भी कंपनी का जो दायित्व होगा वो उसके सदस्यों के द्वारा लिए गए अंशों के द्वारा सीमित होगा। कोई भी कंपनी जो है वो अपने सदस्यों से ज्यादा नहीं ले सकती, वो ज्यादा राशि बिल्कुल भी नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि कंपनी का दायित्व जो होता है वो सीमित दायित्व होता है। एक असीमित दायित्व भी है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कभी। आज हम केवल सीमित दायित्व के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। अगला आता है कार्य क्षेत्र की सीमाएं। हर कंपनी का कार्य क्षेत्र जो होगा उसकी सीमाएं अलग अलग होती है। जैसे किसी कंपनी का आपने निर्माण किया है, किसी कंपनी का आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो उस रजिस्ट्रेशन के प्रलेख में हमें लिखना होता है
कि हमें जो व्यापार करना है वो किस प्रकृति का करना है तथा उसका कार्य क्षेत्र जो होगा उस प्रकृति के अकॉर्डिंग ही फिक्स होगा। आपकी कंपनी जो है केवल राजस्थान में व्यापार करना चाह रही है, आपकी कंपनी केवल भारत में, पूरे भारतवर्ष में व्यापार करना चाह रही है, आपकी कंपनी विदेशों में भी व्यापार करना चाह रही है, तो उसके कार्य का क्षेत्र हो गया है वो। तो आप जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि आपके कंपनी का कार्य क्षेत्र क्या होने वाला है। आप केवल स्टेट लेवल पे कार्य करोगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्य करोगे, या फिर पूरे भारतवर्ष में कार्य करोगे, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करोगे, उसका कार्य क्षेत्र कहलाता है। अगला आता है अंश हस्तांतरणीय। कोई भी कंपनी जो होती है वो अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती। सभी कंपनियों को छूट नहीं दी गई है कि वो अपने अंशों का हस्तांतरण कर सके। निजी कंपनी जो है इसको ये छूट नहीं दे रखी है कि वो अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती। परंतु कुछ कंपनियां ऐसी है, सार्वजनिक कंपनियां वगैरह, जो अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकती है, अर्थात अपने अंशों को किसी अन्य व्यक्ति को प्रेषित कर सकती है, बेच सकती है, दे सकती है। ये कंपनी की मूलभूत विशेषता है। निजी कंपनी के व्यक्ति जो है वो नहीं दे सकते। अगर वो हस्तांतरण करना भी चाहे तो उसके लिए उन्हें कुछ नियमों की पालना करनी होती है, जो कंपनी अधिनियम 2013 में लिखा हुआ है। अगला आता हमारे पास अभियोग चलाने का अधिकार। कंपनी के पास अभियोग चलाने का अधिकार होता है। कोई भी कंपनी जो है वो अपने सदस्यों पर वाद दायर कर सकती है और सदस्य भी अपनी कंपनी पर वाद दायर कर सकते हैं, या कंपनी किसी बाहरी व्यक्ति पर वाद दायर कर सकती है, केस कर सकती है, और बाहरी व्यक्ति भी किसी कंपनी पर केस कर सकते हैं। क्योंकि अब बात देखना एक बार यहाँ पर हमने पहले पढ़ा है कि कंपनी का अस्तित्व और कंपनी के सदस्यों का अस्तित्व अलग अलग रहता है। जब कंपनी के सदस्यों का अस्तित्व अलग है और कंपनी का अस्तित्व ही अलग है, तो जाहिर सी बात है कंपनी भी अपने सदस्यों पे केस कर सकती है और सदस्य भी अपनी कंपनी पर केस कर सकते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज को जो हमारा विषय रहेगा बीकॉम सेकेंड ईयर BADM की पुस्तक कंपनी विधि एवं सचिवन पद्धति। उसका एक टॉपिक है कंपनी की विशेषताएं। आज हम कंपनी की विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किसी भी संस्था को कंपनी कहने से पहले हम उसके गुणों पर चर्चा करते हैं। उन गुणों पर जो चर्चा करेंगे उसके बाद में हम कह सकते हैं कि ये संस्था कंपनी है या नहीं। उनकी विशेषताओं पर चर्चा करके, विशेषताओं को समझकर हम ये कह सकते हैं कि इसे हम कंपनी कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो एक कंपनी में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, एक संस्था में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए जिससे हम इसको कंपनी कह सकें, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इस टॉपिक को हमने दो भागों में डिवाइड किया है क्योंकि टॉपिक लंबा है, एक में आ नहीं पाएगा, तो दो भागों में डिवाइड किया है। तो ये पहला पार्ट हम इसका बना रहे हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक चालू करते हैं। हमारा मेन सब्जेक्टिव विषय है कंपनी की विशेषताएं। कंपनी की विशेषता का पहला पॉइंट आता है विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति का मतलब क्या? हम उसके दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला भाग विधान द्वारा निर्मित, दूसरा कृत्रिम व्यक्ति। विधान द्वारा निर्मित का मतलब होता है ऐसी कोई भी संस्था जिसका निर्माण किसी भी कानून के अंतर्गत किया जाता हो या किसी भी विधि या विधान के अंतर्गत किया जाता हो। ऐसी संस्थाएं जो होती है
वो विधान द्वारा निर्मित कहलाती है। इसका अगला पार्ट आता है कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब क्या? कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है जो प्राकृतिक ना हो, ऐसा व्यक्ति जो प्राकृतिक नहीं है, अपितु जिसका निर्माण व्यक्ति या व्यक्ति के समूह ने मिलकर किया हो, ऐसा व्यक्ति जो होगा वो कृत्रिम व्यक्ति कहलाता है। तो इसलिए हम कंपनी को क्या कहते हैं? विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, क्योंकि किसी भी कंपनी का निर्माण बिना व्यक्तियों के नहीं हो सकता। अब व्यक्ति किसी चीज को बनाता है जो हमें प्रकृति से नहीं मिलती हो, तो ऐसे विषय को हम, ऐसी चीज को हम कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। अभी तो यहाँ पर कृत्रिम व्यक्ति है, अर्थात एक कंपनी जो होती है उसके हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, मुंह नहीं होता, परंतु अपने सिग्नेचर अपनी मोहर के द्वारा करती है, अपनी सील के द्वारा किसी भी पेपर पर अपने सिग्नेचर करती है, इसलिए हम उसको व्यक्ति कहते हैं। तो एक कंपनी को हम क्या कहते हैं? कोई भी संस्था से कंपनी कहेंगे उसमें ये पॉइंट होना चाहिए, पहला कि ये विधान द्वारा निर्मित हो, और इसी का दूसरा है कि कृत्रिम व्यक्ति हो। दूसरा आता हमारे पास पृथक अस्तित्व। पृथक का मतलब होता है अलग अलग। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि पृथक अस्तित्व। पृथक अस्तित्व का मतलब कंपनी अपने आप में एक अलग संस्था है और कंपनी के सदस्य अपने आप में एक अलग सदस्य हैं, एक अलग व्यक्तियों का समूह है। कंपनी की संपत्तियों का मालिक जो होगा वो सदस्य नहीं हो सकते, और सदस्य की संपत्ति की मालिक कभी भी कंपनी नहीं हो सकती। इसलिए कंपनी और कंपनी के सदस्य दोनों का जो अस्तित्व होगा वो अपने आप में अलग अलग होगा। तीसरा आता है मेरे पास स्थायी अस्तित्व। स्थायी अस्तित्व क्या? स्थायी अस्तित्व का मतलब ये होता है कि ये कंपनी जो होगी हमेशा स्थायी रूप से रहेगी जब तक कि उसका समापन नहीं कर दिया जाता। आप किसी कंपनी का समापन करोगे तभी वो कंपनी जो है खत्म होने वाली है, अन्यथा इससे पहले कभी भी कंपनी खत्म नहीं होती। अगर हम ये मान लें कि किसी भी कंपनी के अंदर 100 सदस्य हैं और 100 के 100 सदस्य ही किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, कंपनी का एक भी सदस्य जीवित नहीं है, तो भी कंपनी बंद नहीं होगी, वो कंपनी चालू ही रहेगी, क्योंकि कंपनी का अस्तित्व और कंपनी के सदस्यों का अस्तित्व अलग अलग रहता है। कंपनी जो होती है उसका अस्तित्व स्थायी अस्तित्व होता है। इसलिए कंपनी के अगर सारे सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तो सारे सदस्य अपने पद का त्याग कर देते हैं, या जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो अपने पद का त्याग कर देते हैं, तो भी कंपनी जो है वो बंद नहीं होगी। अगला हमारे पास आता है सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा मैं इसको आपको अंग्रेजी में बता देता हूँ। सार्वमुद्रा का मतलब ये होता है सील या मोहर। अब बात आती है कि कंपनी को सील या सार्वमुद्रा की आवश्यकता क्यों? जैसा कि मैंने पहले बताया है कि कंपनी का किसी भी प्रकार से कोई हाथ नहीं होता, तो हाथ नहीं होता तो किसी भी अनुबंध पर सिग्नेचर नहीं कर सकती। तो अगर किसी पे सिग्नेचर नहीं किए तो कानूनी रूप से वैलिड नहीं होता। कानूनी रूप से बिना सिग्नेचर किए प्रलेख उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अब परंतु हमने ये पढ़ा है कि कंपनी के हाथ पांव नहीं होते, वो एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। तो अब हम ऐसा क्या करें जिससे कंपनी का जो है वो सिग्नेचर हो जाए? तो इस समस्या के समाधान के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि जिस प्रलेख पर कंपनी की सार्वमुद्रा अर्थात कंपनी की सील लगी हुई होती है तो उसे हम क्या मान लेंगे? कंपनी के सिग्नेचर ही मान लेंगे। अर्थात जिस
प्रलेख पर कंपनी के सारू मुद्रा और प्लस उसके डायरेक्टर के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो कानूनी रूप में उसका महत्व बढ़ जाता है, वो कानूनी रूप से सही प्रलेख माना जाता है। पांचवा हमारे पास लाभ के लिए निर्मित संघ। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कंपनी का निर्माण करते हैं जिनका जनहित में कोई विशेष प्रावधान न हो, उनका एक मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। कि कोई व्यक्ति कोई कंपनी को बनाता है तो लाभ के लिए बनाता है, तो लाभ के लिए निर्मित संघ, तो इसका निर्माण जो है लाभ के लिए किया जाता है। अगला पढ़ते हैं हम लोकतांत्रिक प्रबंध। लोकतांत्रिक प्रबंध कैसे? जैसा हमने पहले पढ़ा है कि कंपनी जो होता है उनके हाथ पांव मुंह नहीं होते हैं, तो कंपनी को चलाने के लिए उनके सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को चुनकर कंपनी का कार्यभार उसको दे दिया जाता है ताकि वो कंपनियों को चला सके, ताकि उस कंपनी का वो सही रूप से आगे की तरफ ले जा सके, उसको चला सके। क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए कोई ना कोई उत्तरदायी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ये उत्तरदायी व्यक्ति जो होंगे वो चुने हुए व्यक्ति आएंगे, सदस्यों में से चुने हुए व्यक्ति भी आ सकते हैं और सदस्यों द्वारा बाहर जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व का अर्थ क्या? किसी भी कंपनी का जो दायित्व होगा वो उसके सदस्यों के द्वारा लिए गए अंशों के द्वारा सीमित होगा। कोई भी कंपनी जो है वो अपने सदस्यों से ज्यादा नहीं ले सकती, वो ज्यादा राशि बिल्कुल भी नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि कंपनी का दायित्व जो होता है वो सीमित दायित्व होता है। एक असीमित दायित्व भी है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कभी। आज हम केवल सीमित दायित्व के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। अगला आता है कार्य क्षेत्र की सीमाएं। हर कंपनी का कार्य क्षेत्र जो होगा उसकी सीमाएं अलग अलग होती है। जैसे किसी कंपनी का आपने निर्माण किया है, किसी कंपनी का आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो उस रजिस्ट्रेशन के प्रलेख में हमें लिखना होता है कि हमें जो व्यापार करना है वो किस प्रकृति का करना है, तथा उसका कार्य क्षेत्र जो होगा उस प्रकृति के अकॉर्डिंग ही फिक्स होगा। आपकी कंपनी जो है केवल राजस्थान में व्यापार करना चाह रही है, आपकी कंपनी केवल भारत में, पूरे भारतवर्ष में व्यापार करना चाह रही है, आपकी कंपनी विदेशों में भी व्यापार करना चाह रही है, तो उसके कार्य का क्षेत्र हो गया है वो। तो आप जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि आपके कंपनी का कार्य क्षेत्र क्या होने वाला है। आप केवल स्टेट लेवल पे कार्य करोगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्य करोगे, या फिर पूरे भारतवर्ष में कार्य करोगे, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करोगे, उसका कार्य क्षेत्र कहलाता है। अगला आता है अंश हस्तांतरणीय। कोई भी कंपनी जो होती है वो अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती। सभी कंपनियों को छूट नहीं दी गई है कि वो अपने अंशों का हस्तांतरण कर सके। निजी कंपनी जो है इसको ये छूट नहीं दे रखी है कि वो अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती। परंतु कुछ कंपनियां ऐसी है, सार्वजनिक कंपनियां वगैरह, जो अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकती है, अर्थात अपने अंशों को किसी अन्य व्यक्ति को प्रेषित कर सकती है, बेच सकती है, दे सकती है। ये कंपनी की मूलभूत विशेषता है। निजी कंपनी के व्यक्ति जो है वो नहीं दे सकते। अगर वो हस्तांतरण करना भी चाहे तो उसके लिए उन्हें कुछ नियमों की पालना करनी होती है, जो कंपनी अधिनियम 2013 में लिखा हुआ है। अगला आता हमारे पास अभियोग चलाने का अधिकार। कंपनी के पास अभियोग चलाने का अधिकार होता है। कोई भी कंपनी जो है
वो अपने सदस्यों पर वाद दायर कर सकती है और सदस्य भी अपनी कंपनी पर वाद दायर कर सकते हैं। या कंपनी किसी बाहरी व्यक्ति पर वाद दायर कर सकती है, केस कर सकती है, और बाहरी व्यक्ति भी किसी कंपनी पर केस कर सकते हैं। क्योंकि अब बात देखना एक बार यहाँ पर हमने पहले पढ़ा है कि कंपनी का अस्तित्व और कंपनी के सदस्यों का अस्तित्व अलग अलग रहता है। जब कंपनी के सदस्यों का अस्तित्व अलग है और कंपनी का अस्तित्व ही अलग है, तो जाहिर सी बात है कंपनी भी अपने सदस्यों पे केस कर सकती है और सदस्य भी अपनी कंपनी पर केस कर सकते हैं।